कानून की दुनिया में ना कभी कभी एक ऐसा फैसला आ जाता है जो सब कुछ बदल देता है। मतलब दशकों से जो नींव बनी होती है उसे हिलाकर रख देता है। आज हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही फैसले की बात करने वाले हैं, उसकी परतें खोलेंगे। एक ऐसा फैसला जिसने पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े नियमों पर एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या कोई ऐसा काम जो शुरू से ही गैर कानूनी हो बाद में सिर्फ इसलिए सही हो सकता है क्योंकि खैर अब तो वो हो चुका है। हमारे आज के पूरे विश्लेषण के केंद्र में यही एक गहरा सवाल बैठा हुआ है। और इसी सवाल का जवाब अभी हाल ही में नवंबर 2025 में भारत की सबसे बड़ी अदालत ने दिया है। और ये जवाब नया तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा विवादास्पद भी है। अब ये पूरा का पूरा मामला जो है ना, वो एक कानूनी शब्द के आसपास घूमता है, एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। गलती पहले, इजाजत बाद में। मतलब कोई प्रोजेक्ट गैर कानूनी तरीके से बन गया, पूरा हो गया और फिर उसे पिछली तारीख से मंजूरी दे दी गई। तो असल में हुआ क्या? हुआ ये कि अदालत ने अपने ही एक बहुत हालिया और ऐतिहासिक फैसले से ठीक 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया। यहां देखिए, 18 नवंबर 2025 को क्रेडाई बनाम वन शक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 के बहुमत से एक फैसला सुनाया। और ये कोई मामूली फैसला नहीं था। इसने सिर्फ कुछ महीने पहले मई 2025 में दिए गए अपने ही एक बहुत अहम फैसले को पूरी तरह से रद्द कर दिया और काम पहले, इजाजत बाद में वाले रास्ते को फिर से खोल दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। ये मई 2025 के उस फैसले का पूरा उलटफेर था जिसकी पर्यावरण से जुड़े लोगों ने खूब तारीफ की थी, क्योंकि उसने साफ साफ कह दिया था कि इस तरह की पिछली तारीख से दी जाने वाली मंजूरियां पूरी तरह से गैर कानूनी हैं। तो ये समझने के लिए कि ये नया फैसला इतना बड़ा झटका क्यों है, हमें पहले उस बुनियाद को समझना होगा जिसे इसने गिरा दिया है। वो सिद्धांत जो दशकों से भारत के पर्यावरण कानून की, कह लीजिए, आत्मा रहा है, पहले अनुमति। देखिए, ये कोई नया नवेला नियम नहीं था। इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। कहानी 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से शुरू होती है, जहां से दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर एक चेतना जागी। फिर 1986 में भारत अपना बड़ा पर्यावरण संरक्षण कानून लाता है और 2006 तक आते आते ये बात बिल्कुल पत्थर की लकीर बन चुकी थी कि किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी पर्यावरणीय जांच और मंजूरी अनिवार्य है। और ये जो पहले मंजूरी की प्रक्रिया है ना, इसी का नाम है पर्यावरण प्रभाव आकलन, यानी EIA। इसका मकसद भविष्य में होने वाले नुकसान का एक तरह से एक्सरे करना है, ना कि नुकसान हो जाने के बाद उस पे पट्टी बांधना। मतलब ये एक प्रिवेंटिव टूल है, रिएक्टिव नहीं। इसके पीछे की सोच बहुत गहरी और एकदम साफ थी। देखिए, एक बार किसी प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए लग जाएं, मशीनें चलने लगें, तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए कानून का मकसद था उस इररिवर्सिबल पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही पर्यावरण को होने वाले किसी भी स्थायी नुकसान को रोक लिया जाए। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने मजबूत और साफ सिद्धांत को अदालत ने आखिर किस आधार पर पलट दिया? उनका तर्क क्या था? यहां पर दोनों फैसलों की सोच का टकराव बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ मई का फैसला है जो कहता है कि पहले इजाजत एक अटूट नॉन नेगोशिएबल नियम है, और दूसरी तरफ नवंबर का फैसला जो कहता है कि कभी कभी नियम तोड़ा जा सकता है, जनहित के नाम पर। बहुमत की राय देने वाले जस्टिस गवई का मुख्य तर्क ये था कि अगर हर उस प्रोजेक्ट को गिराने लगेंगे जो बिना मंजूरी के बन गया है, तो इससे जनता का ही नुकसान होगा, क्योंकि उसमें भारी निवेश हो चुका होता है। अच्छा, तो ये जो तर्क है ना, ये एक तरह का चक्रव्यूह है। चलिए इसको थोड़ा आसान करके समझते हैं। स्टेप 1, कोई कानून तोड़कर एक प्रोजेक्ट बना लेता है। स्टेप 2, अब वो प्रोजेक्ट तो बन चुका है, जमीन पर खड़ा है, एक सच्चाई है। स्टेप 3, अब उसे गिराना जनहित में नहीं माना जाता, क्योंकि भाई पैसा लग गया, मेहनत लग गई। और यहीं आता है स्टेप 4, जो गैर कानूनी काम किया गया था वही उसे कानूनी बनाने की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। मतलब एक तरह का गोल गोल तर्क है ये। जैसा कि एक आलोचक ने बहुत सही कहा, ये फैसला कानून न मानने को एक अपराध से एक दलील में बदल देता है। जरा सोचिए इस बात को। मैंने कानून तोड़ा है और क्योंकि मैं ये काम पूरा कर चुका हूं, इसलिए अब मुझे इजाजत मिलनी ही चाहिए। ये कैसी दलील है भला? लेकिन इस तर्क से बेंच पर बैठे सभी जज सहमत नहीं थे। एक मजबूत और बहुत ही मुखर असहमति की आवाज भी थी। जस्टिस उज्जल भुइयां, इन्होंने बहुमत की राय से पूरी तरह असहमति जताते हुए एक अलग फैसला लिखा और उसमें इस नए रुख के दूरगामी खतरों को उजागर किया।
जस्टिस भुयां के तर्क बहुत ही तीखे और साफ थे। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमें वक्त में पीछे ले जा रहा है। ये उन कानूनी दीवारों को गिराने जैसा है जिन्हें बनाने में दशकों लग गए। उनका एक सीधा सा सवाल था, कानून का काम क्या है? आने वाले खतरे को रोकना या जो नुकसान हो चुका है बस उससे समझौता कर लेना? और उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि अगर ऐसा होने लगा तो सोचिए, भविष्य में कोई भी डेवलपर पहले इजाजत लेने की मेहनत क्यों करेगा? ये तो सीधा सीधा कानून तोड़ने वालों को इनाम देने जैसा हो गया। तो आखिर में इस पूरी कानूनी उठापटक का जमीन पर क्या असर होगा? भारत के पर्यावरण और हमारे भविष्य के लिए असल में दांव पर क्या लगा है? असर बहुत साफ और गंभीर है। पहला, EIA की पूरी प्रक्रिया एक दिखावा बनकर रह जाती है। दूसरा, कानून का पालन करना एक मजबूरी नहीं बल्कि एक तरह का विकल्प बन जाता है, कर लो बाद में देख लेंगे। और तीसरा, जो संस्थाएं पर्यावरण की रक्षा के लिए बनी हैं उनके हाथ कमजोर पड़ जाते हैं। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब क्लाइमेट चेंज का खतरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। ये फैसला जवाबदेही तय करने वाले हमारे पहले से ही कमजोर पड़ चुके औजारों को और भी कुंद कर देता है। लेकिन बात सिर्फ पर्यावरण की नीतियों की ही नहीं है। दांव पर इससे भी बड़ी चीज है, भारत में कानून के राज यानी रूल ऑफ लॉ की साख, उसकी विश्वसनीयता। तो ये पूरा मामला हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है जिसका सामना आज हर विकासशील देश कर रहा है। जब तरक्की की रफ्तार और प्रकृति की सुरक्षा आमने सामने आती हैं तो कौन पीछे हटता है? इस फैसले के बाद ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा चुभने वाला बन गया है।